भारत की हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में एक मैच नहीं बल्कि एक पूरी कहानी का आईना है, जो भारतीय क्रिकेट के भारतीय सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट का पूरा चिट्ठा खोलकर दिखाती है। कोलकाता की ठंडी शाम ने भारतीय क्रिकेट को एक गर्म सच दिखा दिया है। भारत अपने ही घर में 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से हार गया। 124 जैसे छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 93 रनों पर ढेर हो गई। हालांकि जो 124 रन थे वो वाकई 124 महसूस नहीं हो रहे थे। वो लग रहा था कि आप आखिरी पारी में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और 300-400 रन चेस कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है। ये सवाल है कि क्या भारतीय टीम स्पिन खेलना अपने ही घर पर भूल गई है। एक वक्त पर जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ महारत हासिल कर लिया करते थे, जहां पर स्पिन उनको बिल्कुल परेशान नहीं करती थी और खासतौर से भारतीय सरजमी पर तो बिल्कुल भी नहीं। आज वही स्पिन भारतीय टीम के लिए काल बन गई है। हर टीमों को यह फॉर्मूला पता है कि भारत को भारत में हराना है तो वो स्पिनिंग ट्रैक्स देंगे, वो टर्निंग ट्रैक्स देंगे, वो रैंक टर्नर्स बनाएंगे, हमें अच्छे स्पिनर्स लेकर जाने हैं और उन्हें तो हम परेशान करके हरा ही देंगे। न्यूजीलैंड ने यह फॉर्मूला क्रैक किया और दुनिया को बताया कि अब भारत को भारत में कैसे हराएंगे, अब भारत को भारत में ऐसे हराएंगे। कोलकाता टेस्ट एक हार, लेकिन कई खुलासे खुले हैं। 30 रनों से मिली इस हार के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। याद रखिए, आखिरी बार 2010 में साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को भारत में हराया था। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? पिछले एक साल में घरेलू मैदान पर भारतीय टीम की यह चौथी हार है। पिछले 6 मैचों में चौथी बार आप अपने घर पर टेस्ट मैच हारे हैं और चारों मैचेस में स्पिनर्स ही सबसे बड़े खलनायक बने भारतीय टीम के खिलाफ। मैच के बाद खूब चर्चा चली, कहीं पिच खराब थी, कहीं शॉट सिलेक्शन खराब थे, लेकिन आंकड़े ठंडे दिमाग से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम स्पिन के खिलाफ कमजोर होते जा रहे हैं। पिछले एक साल के घरेलू टेस्ट के आंकड़े का सच अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय पिचों पर खेले गए 6 टेस्ट मैचों में कुल जो विकेट लिए गए हैं वो 111 हैं, जिसमें से स्पिनर्स को 77 विकेट मिले, यानी 69% विकेट स्पिनर्स के खाते में गए हैं। पेसर्स को 31% विकेट मिले हैं, यानी अपने ही कंडीशंस में अपने ही पिचों पर बल्लेबाजों को परेशानी स्पिन ही दे रहा है। फुटवर्क, रीडिंग, डिफेंस तीनों में गिरावट साफ दिख रही है। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जरूर हो रही है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं वहां पर, लेकिन मौके सीमित। पिछले कुछ सालों में भारतीय टेस्ट बैटिंग यूनिट में बदलाव कम ही हुए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट पर जोर देने की बात खूब कही जाती है भारतीय क्रिकेट के इकोसिस्टम में। कहा जाता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, आप स्पिन को पढ़ेंगे, समझेंगे, आपकी फॉर्म आएगी। लेकिन भारतीय टेस्ट टीम में अगर आप बल्लेबाजी यूनिट में देखें तो बहुत ही कम बदलाव हुए हैं। एक ट्रांजिशन से जरूर टीम इंडिया गुजरी है। रोहित और विराट के जाने के बाद, अश्विन के टेस्ट टीम से जाने के बाद एक ट्रांजिशनल फेज जरूर है। टीम इंडिया को कई अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़े, जहां पर लगभग कुछ पोजीशंस तो सॉर्टेड है। अब तो सिर्फ नंबर 3 वाली ही डिबेट रह गई है। हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, लेकिन बाकी जगहों पर आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कोई नए खिलाड़ी नहीं है टेस्ट टीम में। चाहे आप यशस्वी जायसवाल की बात करें, चाहे आप केएल राहुल की बात करें, चाहे शुभमन गिल की बात करें, चाहे ऋषभ पंत की बात करें। ध्रुव जुरेल खेलते हैं तो युवा है, नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेल लें, युवा है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर युवा नहीं है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा युवा नहीं है। लेकिन जो बदलाव बहुत कम हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, वहां से भी तो सवाल उठते हैं, फिर सिलेक्शन पर सवाल उठाए जाते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में रन बनाने वाले सरफराज खान, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर जैसे नामों को लगातार मौके नहीं मिले। हालांकि यह भी बात सच है कि जब रजत पाटीदार को इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में जब इंग्लैंड भारत आई थी, मौका मिला तो परफॉर्मेंस नहीं थी। श्रेयस अय्यर के साथ इंजरी कंसर्न्स रहे हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर शायद अब सिर्फ वाइड बॉल पर फोकस करना चाहते हैं। सरफराज खान की कहानी का तो हमें कुछ हिस्सा पता ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ऐसा क्या हो गया, उन खबरों के बाद कि सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम की बातें लीक की थी कि इनको जगह ही नहीं मिलती टीम में। 2-3 मैचेस में किसी वही बल्लेबाज का रन नहीं बनते तो उनको तुरंत ड्रॉप किया जाता है। मतलब सैंपल साइज बहुत कम है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप 2-3 मैचेस या 3-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते और आपको मौका मिलता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप 5वां मैच खेलेंगे। मतलब यकीन करना किसी भी खिलाड़ी की जगह पर मुश्किल हो गया है। कंपटीशन इसकी वजह है या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होना इसकी वजह है, ये सवाल तो है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लंबे समय तक सपोर्ट भी मिला है, लेकिन नतीजा जो खिलाड़ी डोमेस्टिक स्पिन पर खुद को निखारते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते हैं। रेड बॉल क्रिकेट से दूरी और उसका असर, जिनकी टीम में जगह पक्की है वो रणजी कम खेलते हैं और इसीलिए शायद ये बात भी खूब चलती है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। जब आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गजों को देखते हैं तो वो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, इसलिए स्पिन के खिलाफ उनको कोई समस्या नहीं होती थी, इसलिए उनको पेसर्स के खिलाफ कोई समस्या नहीं होती थी। बहुत अधिकतर आप कोलैप्स नहीं देखते थे। लेकिन आज ज़्यादातर फोकस सफ़ेद गेंद पर है। युवा खिलाड़ी सफ़ेद गेंद पर ज़्यादा फोकस
देते हैं। T20I में तेज गति से बल्लेबाजी करने का टेम्पलेट चला हुआ है, यानी डोमेस्टिक में आप स्पिन का सामना जो करने का मौका मिलता है वो बहुत कम हो गया है। कोच गौतम गंभीर ने भी कहा था टेस्ट मैच की हार के बाद, पिच खराब नहीं थी, हमें बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, स्पिन के खिलाफ हमारी जो तैयारी है वो कमजोर दिखी। अब कोलकाता टेस्ट में अगर आप देखें तो 20 में से 12 विकेट स्पिनर्स ने गिराए हैं। स्पिन जो कभी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, अब सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। पिछले एक साल में भारतीय बल्लेबाजों के गिरे 87 विकेटों में 60 स्पिनर्स के खिलाफ और 27 पेसर्स के खिलाफ है। यह आंकड़ा दैनिक भास्कर का है। ये वही भारतीय टीम के आंकड़े हैं जो कभी स्पिन की मास्टर कही जाती थी, लेकिन आज यही स्पिन भारतीय टीम के लिए काल बन गई है। 2010 के बाद बीसीसीआई ने विदेशी दौरे जीतने के लिए तेज पिचों पर ध्यान बढ़ाया, नतीजा भी मिला। 2018-2021 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीते। विराट कोहली की कप्तानी में भारत में भी आपको पूरी प्रॉपर टर्निंग ट्रैक्स नहीं देखने को मिलती थी, आपको वहां पर भी कुछ कॉम्पिटिटिव ट्रैक्स देखने को मिलते थे, जहां पर उमेश यादव, शमी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, इनकी कमाल की गेंदबाजी, कमाल के स्पिल्स देखने को मिलते थे, जहां पर भारतीय टीम अपने तेज गेंदबाजों की मदद से मुकाबले जीता करती थी। भारत में भी तेज गेंदबाजी का जो बोलबाला था वो देखने को मिलता था। लेकिन इसी बदलाव का दूसरा चेहरा है कि स्पिन के खिलाफ हमारी बुनियादी मजबूती कमजोर भी होने लगी है। कॉम्पिटिटिव पिचेस को भी लेकर एक सवाल जरूर है कि पिचेस आप कैसी बनाते हैं, लेकिन अगर आप पिचेस रैंक टर्नर्स बना रहे हैं तो उस पर खेलने का सलीका भी आपको आना चाहिए। आप जाल बिछाते हैं अपने विरोधी को पकड़ने के लिए, न कि उसमें खुद फंसने के लिए। पिछले साल न्यूजीलैंड ने 24 साल बाद भारत को 3-0 से घर में हराया, लेकिन हम इससे भी कुछ नहीं सीखते। हम फिर भी अपने घर पर टर्निंग ट्रैक बनाते हैं और फिर साउथ अफ्रीका से पहला ही टेस्ट मैच हार जाते हैं। और जब न्यूजीलैंड ने हराया तो वो भी पार्ट टाइम स्पिनर्स के दम पर। ग्लेन फिलिप्स, आपको याद होगा कितनी चोट इन्होंने दी थी, और अब अफ्रीका ने भी कोलकाता में वही कमजोर नस दबा दी है। ये सिर्फ हार नहीं, एक चेतावनी है। ये सिर्फ 30 रनों की कमी नहीं थी, ये एक सिस्टम की समस्या का संकेत था। अब समस्या क्या है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट पर कितनी जोर दे रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रेड बॉल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप उनको लगातार मौके दे रहे हैं? अगर सैंपल साइज बहुत छोटा है, 3 से 4 मैच या 4 से 5 मैचेस के बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप बदल देते हैं, तो फिर आप सबको मौके दीजिए। तो इसका मतलब साफ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में, यानी जो रेड बॉल की परफॉर्मेंस, रणजी की परफॉर्मेंस है, उसमें जो बेहतर खिलाड़ी कर रहे हैं उनको आपको इकोसिस्टम में लाना पड़ेगा और स्पिन के खिलाफ अपनी मजबूती को बढ़ाना पड़ेगा। भारत की स्पिन खेलने की ताकत कमजोर हो गई है और नतीजा साफ है कि जो स्पिन कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, आज धीरे धीरे सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। कोलकाता की हार सिर्फ एक मुकाबला नहीं, एक याद दिलाने वाली घंटी है कि भारत को अपनी जड़ों पर लौटना होगा, वरना घर में भी जीत मुश्किल हो जाएगी। और ये हम साफ देख रहे हैं कि पिछले 6 मैचेस में से 4 मैचेस हम अपने घर पर हार चुके हैं। लेकिन यही कहानी बदल जाती है जब हम इंग्लैंड जाते हैं, यही कहानी बदल जाती है जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। हालांकि पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हमें बहुत दुख दर्द देकर गई थी और वहां से तो पूरी टेस्ट टीम ही बदल गई थी। वो हार ऐसी थी, 3-1 से हारे थे हम वो सीरीज। लेकिन उसके बाद आप इंग्लैंड जाते हैं, एक युवा टीम के साथ जाते हैं, जहां पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी तो ठीक रहती है लेकिन गेंदबाजी बहुत मजबूत नहीं। लेकिन भारतीय टीम वहां पर 2-2 से सीरीज ड्रॉ करती है, जिसमें तेज गेंदबाजों का बहुत योगदान रहता है। लेकिन जब आप अपने घर पर आते हैं तो आप अपने तेज गेंदबाजों पर ज्यादा यकीन क्यों नहीं कर पाते? क्यों आप रैंक टर्नर्स के पीछे भागते हैं और फिर आप उसी में फंस जाते हैं? ये सारे सवाल हैं और ये जो आंकड़े हैं डराते और चौंकाते दोनों हैं कि भारतीय टीम जो एक वक्त पर अपनी स्पिन के लिए जानी जाती थी, जो भारतीय टीम के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ महारथी थे, आज वो बल्लेबाजी स्पिन के खिलाफ बेबस नजर आती है। आगे श्रीलंका का दौरा आएगा जहां पर स्पिन आपको फंसाएंगे। श्रीलंका को पता है कि भारत को फंसाना है तो स्पिन खिलाओ, आप कैसे जूझेंगे? तो ये सारी कुछ जटिल समस्याएं हैं जो भारतीय टेस्ट टीम के सामने खड़ी हैं, भारतीय टेस्ट टीम के बल्लेबाजों के सामने, और सबसे बड़ी बात कोच गौतम गंभीर के सामने खड़ी हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कोच गौतम गंभीर के आंकड़े बिल्कुल बेहतर नहीं हैं, जिस पर उन्हें काम करना पड़ेगा। अब इस पर अपनी राय आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि इस पर हमने आंकड़ों के साथ आपको सब कुछ बताया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।